सब्जेक्ट आरसीसी, लेक्चर 3। आज हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो हमारे डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स जिनका पता होना जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं क्लियर कवर की। क्लियर कवर, इसको नॉमिनल कवर भी कहते हैं। नॉमिनल कवर, हिंदी में भी इसको नॉमिनल कवर ही कहते हैं। तो क्लियर कवर क्या होता है? कंक्रीट के किनारे से लेकर प्रबलन के किनारे तक की दूरी को, प्रबलन मतलब हमारा इस्पात जो है, प्रबलन के किनारे तक की दूरी, ये हमारी क्लियर कवर होती है। कंक्रीट के किनारे से लेकर प्रबलन के किनारे तक की दूरी को क्लियर कवर कहते हैं। अगर आपका एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, इसमें रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? रेनफोर्समेंट। तो सिंपल सी चीज है, ये किसका है? सीमेंट कंक्रीट का है। पूरा स्ट्रक्चर हमारा सीमेंट कंक्रीट का है। इसके अंदर ये सरिया पड़ी हुई है लोहे की। तो हमारी डेफिनेशन है कंक्रीट के किनारे से लेकर, कंक्रीट ये पूरी कंक्रीट है, इसके किनारे से लेकर प्रबलन के किनारे तक की दूरी को, प्रबलन के किनारे तक की दूरी को क्लियर कवर कहते हैं। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लियर कवर। मतलब कि ये जो है आपका इतना, ये आपका क्लियर कवर है, ये हिस्सा। इसको डीसी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डीसी से। इसे डीसी से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन में आप यहाँ क्लियर कवर तो लिखेंगे नहीं, तो इसे डीसी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव कवर की। इफेक्टिव कवर, प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण, आवरण मतलब जो प्रबलन को आवरण की दिए हुए है, कवर दिए हुए है, इसको इसने कवर कर रखा है। जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट का पड़ा हुआ है, उसको ये जो नीचे की सीमेंट कंक्रीट है इतने हिस्से की, उसने इसको कवर किया हुआ है, इसलिए इनके नाम क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर है। तो इफेक्टिव कवर क्या होता है? कंक्रीट के किनारे से लेकर प्रबलन के केंद्र तक की दूरी, दोनों डेफिनेशन सेम है। दोनों डेफिनेशनों में जो माइनर डिफरेंस है वो है इस केंद्र का। इसका मतलब है कंक्रीट के किनारे से लेकर ये हमारा प्रबलन है, प्रबलन के केंद्र तक की दूरी, केंद्र मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो कंक्रीट के किनारे से लेकर प्रबलन के केंद्र तक की दूरी को इफेक्टिव कवर कहते हैं। इसे डी डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी डैश से। इसे डी डैश से डिनोट करते हैं। अब थर्ड पर बात करते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। तीनों ही बहुत माइनर चीजें हैं, लेकिन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब प्रबलन को प्रबलन के बीच की दूरी नहीं ली जा रही है, उसके नीचे तक की ली जा रही है तो वो क्लियर है, उसके केंद्र तक की ली जा रही है तो वो प्रभावी है। अब प्रभावी गहराई क्या होती है? ये तो कवर थे, आवरण थे। गहराई की बात करें, कंक्रीट के सबसे दूर वाले किनारे, या फिर आप इसे संपीड़न जोन के किनारे भी बोल सकते हैं। कंक्रीट के सबसे दूर वाले किनारे से लेकर प्रबलन के केंद्र तक की दूरी को, क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई। सबसे दूर वाला किनारा कंक्रीट का कौन सा है? ये
यहाँ से देखें हम प्रबंध से तो सबसे दूर वाला किनारा ये है, तो कंक्रीट के सबसे दूर वाले किनारे से प्रबलन के केंद्र तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी तो यही है, इस दूरी को कहते हैं प्रभावी गहराई, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से। तीनों में माइनर डिफरेंस, इसे डी सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी डैश से प्रदर्शित करते हैं और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी गहराई क्या है? कंक्रीट के सबसे दूर वाले किनारे से प्रबलन के केंद्र तक की दूरी को। तो ये बहुत माइनर डिफरेंस है, बट तीनों चीजें अलग अलग है, जो भी चीजें तीनों अलग अलग है। अगर हम क्लियर कवर की बात करें तो हमारे आईएस कोड ने क्लियर कवर की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है। जो हमारा क्लियर कवर होता है उसकी अपने आप पहले से ही वैल्यू फिक्स्ड है। अगर हम बीम की बात करते हैं तो आईएस कोड ने जो बीम के लिए क्लियर कवर दिया है, ये हमारी बीम है, इसके लिए जो क्लियर कवर की वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 30 mm। ये 30 mm फिक्स्ड है। मिनिमम 30 mm का क्लियर कवर आवश्यक है, मिनिमम। मतलब कि अगर हम अपना रेनफोर्समेंट डालते हैं तो हमें न्यूनतम 30 mm कंक्रीट नीचे डालनी ही डालनी है, तभी हम उसके ऊपर सरिया रखेंगे। जब 30 mm का कंक्रीट का नीचे बेस होगा, उस बेस के ऊपर ही हम अपनी सरिया लगाएंगे। और यही बात कॉलम की हो तो कॉलम के लिए हमारे आईएस कोड ने जो हमें वैल्यू दी है क्लियर कवर की, वो दी है 40 mm। ये जो क्लियर कवर है कम से कम 40 mm मिनिमम बेस पर डालना चाहिए रेनफोर्समेंट को। तो क्लियर कवर बीम के लिए 30 mm वैल्यू है, कॉलम के लिए 40 mm वैल्यू है। और यहीं फुटिंग की बात करें, नींव की, आपकी नींव पड़ी हुई है, उसमें नींव में क्लियर कवर कितना होगा नीचे बेस? ये आपकी सरियाएं लगी हुई है, तो ये जो क्लियर कवर है नीचे का, नींव के लिए इसकी वैल्यू 50 mm फिक्स की गई है कि न्यूनतम 50 mm का बेस हम नींव में नीचे डालेंगे, उसके ऊपर से अपनी सरिया को लगाएंगे। कौन सी सरिया को? इस वाली सरिया को। तो ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग थी, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि डाया ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपकी बीम है, आपने तो याद कर लिया कि बीम में 30 mm का कवर डालना है, लेकिन आपने जो बार का डाया है 50 mm की बार यूज की है, तो आप 30 mm थोड़ी डालोगे। अगर आप 30 mm डालोगे तो सरिया नीचे बाहर निकल आएगी, कंक्रीट से बाहर निकल आएगी। फिर हम इस कवर को क्या कर देंगे? 50 mm तो करना ही करना पड़ेगा। मतलब कि जो सरिया डाली जा रही है उसके डाया से कम नहीं होनी चाहिए। 20 mm की सरिया है तो आप 30 डाल सकते हो, 30 mm की सरिया है तो आप 30 डाल सकते हो, 10 की है तो 30 डाल सकते हो। पर अगर 30 से ज्यादा की सरिया है तो कवर हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारे आईएस कोड ने फिक्स किया हुआ है। अब आईएस कोड की जरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पढ़ लेते हैं। आईएस कोड ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है सरिया डालने के लिए? जब सरिया को डाला जाता है तो उनको कुछ इस तरीके से डाला जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। अगर परतों में परत दर परत हमारी सरिया पड़ी हुई है तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारे आईएस कोड ने फिक्स्ड किया हुआ है। आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो छड़ के व्यास से
कम नहीं होना चाहिए, छड़ के व्यास से कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर कब? जब हमारी सारी छड़ें एक ही व्यास की हो, या तो ये सारी छड़ें 20 mm की हैं, तो हम इनके बीच में कम से कम हमें 20 mm का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अगर 20 mm से कम की होगी, ये सरिया आपने 20 mm की डाल दी, अब इससे चिपका के ही थोड़ी डाल दोगे, कम से कम इनके बीच में जितना इनका डाया है उतना डिस्टेंस आप दोगे और फिर अपनी सरिया दूसरी डालोगे, इस तरह से। लेकिन ये कब है? जब सभी इक्वल साइज में हो, समान साइज की हो। अगर छोटी बड़ी है तो हम क्या करेंगे, कोई पतली है कोई मोटी है, तब हम क्या करेंगे, ये मोटी हो गई। अगर मोटी पतली अलग अलग टाइप की है तो बड़े वाली छड़, बड़े व्यास की छड़ से कम दूरी नहीं होनी चाहिए, कम दूरी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे छोटा नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी बड़ी भी है, तो जो बड़ी वाली डाया की बार होगी उतना ही डिस्टेंस लेंगे। अगर ये 20 की है, ये 10 की है, ये 30 की है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कम से कम 30 तो होनी ही चाहिए सबके बीच में। अगर व्यास के अकॉर्डिंग नहीं लेना है तो तीसरी चीज का ध्यान रखा जाता है, जो सीमेंट गिट्टी पड़ी हुई है, सीमेंट कंक्रीट में क्या डलती है, गिट्टी डलती है, तो गिट्टी के साइज का 5% एक्स्ट्रा, गिट्टी के साइज का 5% एक्स्ट्रा। सरिया तो आपकी 10 mm की थी, गिट्टी आपकी 20 mm की है, तो क्या आप 10 mm का गैप दोगे? अगर सरिया आपकी 10 mm की है और गिट्टी तो लेकिन 20 mm की है, तो गिट्टी को 20 mm एरिया घेरने को चाहिए, तभी तो वो बॉन्ड बनाएगी। तो हम गिट्टी के साइज का भी ध्यान रखेंगे कि गिट्टी के साइज से 5% एक्स्ट्रा, क्योंकि 5% सीमेंट भी आएगा, बालू भी आएगी बीच में, तब हम सरियाओं को डालेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में डालने का, जो सरियाओं को लेयर्स में डाला जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए आता है तो आप कैसे निकालेंगे, उसको भी देख लेते हैं जरा। सबसे पहले कोई भी चीज डिजाइन करोगे आपको उसकी प्रभावी गहराई पता होना जरूरी है। प्रभावी गहराई भी हमने पढ़ी थी, क्या थी? कंक्रीट के सबसे दूर वाले किनारे से प्रबलन के केंद्र तक की दूरी। अगर हमारी बीम है और इसकी पूरी गहराई आपको डी जो है वो 500 mm दे रखी है, एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, और इसमें रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, आपकी सरिया पड़ी हुई है 3 नंबर 20 mm डाया बार्स, 20 mm व्यास की 3 छड़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। हमको इफेक्टिव डेप्थ डी निकालनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस सरिया से मतलब क्या है, ये जो है आपका, ये इस तरह की बीम है देखी जाए तो, बीम आपकी कैसी है, ये ऐसी है लंबाई में देखने पर, और ये जो सरिया है ये कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पर, और लेंथ में कैसे जा रही होंगी, इस तरीके से। ये इसका अगर एक्चुअल व्यू देखें तो हम इसका व्यू इस तरीके से बनता है कि ये हम फेस को कंसीडर किए हुए हैं यहाँ पर, इस फेस को जिसकी गहराई 500 है, ये 500 है, और लंबाई से हमें इसमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें गहराई निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, गहराई बीम की, और इसमें ये सरियाएं इस टाइप से पड़ी हुई हैं। तो अब इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं? हमें आईएस कोड ने बीम के लिए क्या दिया था कि क्लियर कवर कितना होना चाहिए, 30 mm। ये तो हमें आईएस कोड ने बता ही दिया। और प्रभावी गहराई हमें पता है क्या होती है, कंक्रीट के सबसे दूर वाले किनारे से प्रबलन के केंद्र तक की दूरी, ये है हमारी प्रभावी गहराई। इसका मतलब हमको ये डिस्टेंस ज्ञात करना है, ये डिस्टेंस इतना। पूरी गहराई कितनी दी है, 500 mm, पूरी नीचे तक 500 है,
तो हम क्या करेंगे, इस 500 में से इतने को घटा देंगे, हमें ये गहराई मिल जाएगी। पूरे में से अगर हम इतनी दूरी को माइनस कर देते हैं, इस दूरी को 500 में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये हिस्सा मिल जाएगा अपना। तो अब कैसे करेंगे, 500 लिया मतलब कि कुल गहराई, अब उसमें से माइनस क्या करोगे, ये हमको पता है ये कितना है, यहाँ तक इतना एरिया हमें पता है, ये कितना है 30 mm। ये एरिया, ये पूरा एरिया हमारा 30 का है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 30 को। पर अभी हमें कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक तो हमें मिल गया 30 तक, हमें तो यहाँ तक चाहिए पूरा ये भी। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये तो पता है सरिया का डाया कितना है 20, ये डाया ही है, और इसके बीच की दूरी हमको चाहिए। तो क्या हम इसमें से इतना और नहीं घटा सकते, अगर इस चीज को ऐसे देखा जाए, ये 500 में से आपने पूरे में से इतना घटा दिया, अब हमको क्या करना है, इसमें से इतना और घटाना है, क्योंकि हमें यहाँ तक की दूरी चाहिए, ये ऊपर की दूरी। तो हम इतने हिस्से को घटा के लेंगे, तो ये घटा दिया 30, और ये कितना आया 20 का आधा, तो यहाँ हम क्या करेंगे -20/2, तो आपकी ये कितनी आ जाएगी 460 mm। आपकी इफेक्टिव डेप्थ निकल आई 460 mm। अगर यहीं पर ये एक लेयर की बात कर रहा है, 2 लेयर होती तो कैसे करते, अगर आपकी ये बीम है और इसमें यहाँ सरिया पड़ी हुई है, इसके ऊपर भी पड़ी हुई है, यहाँ पर साइज सेम है, 6 नंबर, कितनी सरिया है 6 सरिया, 6 नंबर 20 mm डाया बार्स। अब हमें इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है, गहराई सेम मान लेते हैं हम 500 mm। अब इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालोगे, क्लियर कवर हमें पता है कितना होता है 30 mm। इफेक्टिव गहराई क्या होती है, कंक्रीट के दूर वाले किनारे से प्रबलन के केंद्र तक की दूरी। अब आपको इसके बीच में केंद्र कैसे पता चलेगा कहाँ पर है, तो हम जरा नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से हम ऊपर आ गए, यहाँ एक सरिया यहाँ एक सरिया, ठीक है, सेंटर कहाँ बनेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा था 2 सरियाओं के बीच में एक सरिया के बीच का गैप छोड़ते हैं, इसका मतलब इसके बीच में एक सरिया का गैप है, तो केंद्र कहाँ बन गया, ये हटके इसके बीच में यहाँ। तो जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ निकलेगी वो यहाँ तक की निकलेगी। अब ये मत करना कि केंद्र के लिए आप यहाँ से केंद्र ले दें या यहाँ से ले दें, ये गलत हो जाएगा। जो हमारा केंद्र है वो इसके बीच में बनेगा। तो अब क्या आएगा 500 माइनस ये 30, यहाँ तक का तो 30 माइनस करना ही करना है हमको। अब क्या है, हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर हमको डिस्टेंस तो नहीं पता लेकिन डाया तो पता है इसका, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ये कितना है 20 mm, हमने 20 और घटा दिया। अब हमको जाना है यहाँ तक, यहाँ तक जाने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी एक डाया के बराबर होती है, इसका मतलब 20 होगी, और हमको चाहिए आधे तक ही जाना है, तो 20 का आधा। कितना हो गया ये 440 mm। डी कितनी आ रही है आपकी 440 mm। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का आपका 440 आ गया, ठीक है। और अगर 3 लेयर की बात कर रहे हैं इसी के अंदर, तो क्या करोगे आप, अगर आपने ये सीख लिया तो समझो डिजाइन आपकी आधी ऐसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले इसी में गलती करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ निकालने में। अगर आपकी ये बीम है, इसमें यहाँ ये सरियाएं पड़ी हुई हैं 3 लेयर में,
तब आपसे कह दिया जाए प्रभावी गहराई निकालिए, ये हम 500 ही मान लेते हैं अपनी पूरी की पूरी। तब आप कैसे निकालेंगे? वही पहले की तरह, पूरी गहराई 500 माइनस क्लियर कवर, ये क्लियर कवर तक माइनस करेंगे पहले हम 30। अब इसका जो केंद्र है वो कहाँ बन रहा है? बैलेंस करके देखो, 30 तो आ गए, एक यहाँ से हटाओ, एक यहाँ से हटाओ, यहाँ चलो, बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, फिर बीच में कहाँ बना? यहाँ। अगर हम बराबर इक्वल करने की कोशिश करें तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस इसका ही तो आधा हो रहा है, तो केंद्र हमारा यहाँ बन गया डी। मतलब कि हमें इतनी दूरी चाहिए ये। तो कैसे मिलेगी? 500 में से इस 30 को हटा दिया, फिर इस सरिया तक पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। कितनी है सरिया? 20 की। लिख लीजिए 20 mm डाया बार। अब यहाँ तक पहुंच के 20 आ गया। हमें ये भी पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ सरिया नहीं है, पर कितना होता है? एक सरिया के ही बराबर होता है, इस सरिया के बराबर ही होता है। तो ये कितना हो गया? 20। अब हम यहाँ तक आ गए, हमको जाना कहाँ है? यहाँ तक। तो यहाँ तक जाने के लिए फिर क्या करोगे? इसकी आधी दूरी तक जाओगे। ये भी 20 की है, तो 20 का आधा, तो ये बराबर कितना आ गया? 420 mm। तो इस तरीके से 4 लेयर हो, 3 लेयर हो, 2 लेयर हो, आप किसी भी लेयर की इफेक्टिव डेप्थ को निकाल सकते हैं। ये तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ थी। अब हम अपनी बीम के बारे में पढ़ते हैं। बीम कितने प्रकार की कैसी होती हैं? तो आपने अपने सोम लेक्चर में, जो इससे पहले वाले सेमेस्टर में सब्जेक्ट था आपका, आप उसे पढ़ ही चुके थे। बीमों के प्रकार, धरन कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, इस सब से आप पहले से जानते हो। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? आरसीसी। तो हमारी रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की धरन होती है? टाइप्स ऑफ बीम। किसके अकॉर्डिंग? रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग, प्रबलन के आधार पर। प्रबलन के आधार पर मतलब कि बीम के अंदर जो हमने प्रबलन डाला है, स्टील डाला है, उसके आधार पर हमारी धरन कितने प्रकार की होती है। तो इसके आधार पर हमारी धरन 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, रेनफोर्स्ड बीम। एकल प्रबलित धरन, इसको बोलते हैं एकल प्रबलित धरन। एकल प्रबलित से मतलब है ऐसी धरन जिसके केवल तनन क्षेत्र में, तनन जोन में प्रबलन किया गया हो। इसका मतलब ऐसी धरन जिसके केवल तनन क्षेत्र में प्रबलन किया गया हो। आपकी बीम है, देखो सिविल में हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड हुआ है। अगर आपने सोम अच्छे से पढ़ी है तो आरसीसी में आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। हम सोम में पढ़ चुके थे कि जो हमारी बीम होती है, बेंडिंग थ्योरी में आपने पढ़ा था, जब बीम को हम बेंड करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से बेंड होती है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है। उदासीन सतह ऐसी सतह जहां पे ना हमारे धरन जो है ना सिकुड़ती है ना फैलती है, कुछ ऐसी ही थी। इसमें क्या था? ये न्यूट्रल एक्सिस थी, उदासीन सतह। इसके अकॉर्डिंग क्या है? हमारी बीम ऊपर कैसी है? दब रही है। जब इस बीम को ऊपर से बेंड किया था, लोड आया था, तो बीम इस तरीके से हो गई। किसी गद्दे पे भी जब लोड आता है तो ऊपर से सिकुड़ जाता है, नीचे से खिंच जाता है। और आरसीसी में हमें पता है हमारी कंक्रीट संपीड़न में तो मजबूत होती है और तनन में कैसी होती है?
कमजोर। इसी वजह से हम क्या करते हैं, तनन में नीचे आरसीसी डालते हैं। आरसीसी कहाँ डालते हैं, यहाँ, क्योंकि संपीड़न में वो दब रही है। दबने में तो कंक्रीट बहुत शक्तिशाली पहले से ये मजबूत है, तो ऊपर उसको जरूरत ही नहीं है। नीचे तनन में क्या है, वो खिंच रही है, तो उसको स्टील की जरूरत है। अगर ये स्टील नहीं होगी तो इसके अंदर इस तरीके के क्रैक्स आ जाएंगे। कैसी हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी आपकी कंक्रीट, अगर इसके अंदर स्टील नहीं डली होगी तो। बट हमारी तो स्टील डली हुई है, तो हमारी बीम जो है वो तनन में भी सेफ है। तो ऐसी धरन जिसके केवल तनन क्षेत्र में प्रबलन किया गया हो, किसमें, तनन क्षेत्र में, ऐसी धरन को बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर संपीड़न जोन होता है, संपीड़न जोन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जहां पर स्टील डली है इसको बोलते हैं तनन जोन, तनन क्षेत्र। ओके, ये चीज कहां से आई है, इस कॉन्सेप्ट से। हमने इसी से पहले ही हम सोम में पता कर चुके थे कि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर संपीड़न जोन होता है और नीचे तनन जोन होता है। जब ये खिंच रही थी तो ऊपर दब रही थी और नीचे फैल रही थी। तो ऐसी धरन जिसके केवल तनन क्षेत्र में प्रबलन किया गया हो, मतलब कि हमने सिर्फ स्टील को नीचे ही नीचे डाला है, तब इसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। पर कुछ ऐसी धरनें भी होती हैं, अगर इसी धरन को हम बहुत ज्यादा गहरा बना दें, ये तो छोटी थी झेल गई, अगर कोई धरन हमने बनाई और उसकी हमने गहराई बहुत ज्यादा रख रखी है, तो उसमें नीचे के साथ साथ ऊपर भी रेनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसकी गहराई क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसी धरन जिनके तनन और संपीड़न दोनों जो क्षेत्रों में रेनफोर्समेंट डाला जाता है, तब ऐसी धरन को बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। दूसरी बीम कौन सी है हमारी, डबली रेनफोर्स्ड बीम। इसे बोलते हैं दोहरा प्रबलित धरन, दोहरा प्रबलित धरन। ऐसी धरन जिसके संपीड़न व तनन दोनों क्षेत्रों में प्रबलन दिया गया हो, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रबलन डला है तो ये डबली रेनफोर्स्ड हो गई। और अगर सिर्फ नीचे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप कहें कि ऊपर ही पड़ा था नीचे नहीं पड़ा था, ऐसी कंडीशन सिर्फ कैंटिलीवर बीम में आती है। अगर सिर्फ नीचे है तो वो कैसी है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। और हमें अपने सिलेबस में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, टी बीम, इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम करनी है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के टॉपिक को लेकर चलेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे डबली रेनफोर्स्ड बीम।